नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपको जिस कवि का जिक्र करने जा रही हूँ ना, उस कवि की कविताओं को आप मुहावरे और कहावतों के रूप में काम में लेते हैं जब अपनी बातचीत करते हैं। तब उसकी गज़लें हमारे निबंधों में, हमारे वाद विवाद में, हमारी बातचीत में जान डाल देती हैं। जगह जगह पग पग पर हम उनकी गज़लों का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी है मसान, जिसमें आपका प्रिय एक्टर है विकी कौशल, और जिस विकी कौशल ने अभी हाल ही में आपकी प्रिय एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से विवाह किया है, उरी फिल्म वाला विकी कौशल। और उसकी मूवी आप मसान देखिए, शानदार मूवी है उसकी। और उस मूवी में उस पर एक बहुत ही प्यारा गाना फिल्माया गया है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ तो किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन यह फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। आपको मालूम है ये गज़ल किसकी है? ये गज़ल है दुष्यंत कुमार की। उस दुष्यंत कुमार की जो हमारे हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी गीतकार और गज़ल के रूप में उभर कर सामने आए। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उनके बारे में कहा है कि उनकी मंजी हुई जबान, कसे हुए छंद, बंकिम भंगिमा, नया तेवर और कसी हुई अभिव्यक्ति, ये सब तो था ही, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि ये गज़लें एक ऐसे आम आदमी की प्रामाणिक पीड़ा भरी आवाज़ है जो अपने इस मुल्क को, अपनी इस दुनिया को बेहद प्यार करता रहा है। और वो है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार एक कालजयी कवि थे और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन होने के बाद भी प्रासंगिक बने रहते हैं। उन्हें कभी बुलाया नहीं जाता, उनकी कविताएं कभी पुरानी नहीं होती। इनकी कविता एवं गज़ल के स्वर आज भी संसद से सड़क तक गूंजते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में काव्य, गीत, गज़ल, कविता, नाटक, उपन्यास, कथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया, लेकिन उन्हें गज़ल में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। आइए देखते हैं दुष्यंत कुमार का व्यक्तित्व। कवि दुष्यंत कुमार का जन्म 1931 में राजपुर नवादा जिला बिजनौर में त्यागी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम भगवत सहाय एवं माता का नाम श्रीमती रामकिशोरी देवी था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से ही प्राप्त की और उसके बाद मुजफ्फरनगर से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। चंदौसी कॉलेज में इंटरमीडिएट कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और वहीं से इन्होंने हिंदी साहित्य से एमए किया। कुछ दिनों तक डॉक्टर बाहरी के साथ शोध छात्र के रूप में भी काम करते रहे। मुरादाबाद से उन्होंने बाद में बीएड किया और पहली नौकरी कीरतपुर के इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में प्रारंभ की। चंदौसी में पढ़ते समय ही सन 1949 में इनका विवाह हो गया था। उस समय तक वे काव्य रचना करने लगे थे और अपने नाम के साथ परदेशी लगाया करते थे, उपनाम लगाया करते थे परदेशी। उससे पहले कुछ रचनाएं विकल और नवादिया नाम से भी इन्होंने लिखी थी। सन 1958 में आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी वार्ता विभाग में इन्हें स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिल गई। सन 1960 में दिल्ली से भोपाल आकाशवाणी केंद्र में इनका तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हुआ। 2 ही वर्षों के बाद आकाशवाणी की नौकरी छोड़ दी इन्होंने और मध्य प्रदेश के भाषा विभाग के सहायक संचालक के पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर वहाँ के आदिम जाति कल्याण विभाग की भी इन्होंने नौकरी की। इन्होंने अपने गाँव में जाकर एक नए ढंग से खेती करने का तरीका भी लोगों को बताया और करवाई। 1975 के आपातकाल, आप सबको मालूम है हमारे भारत के यदि हम राजनीतिक इतिहास को देखें तो 1975 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय इमरजेंसी लगी थी हमारे भारत में। आपातकाल के समय उनका कवि मन अत्यंत क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा था, क्योंकि उस समय कई तरीके की इस तरीके की पीड़ाएं और आम आदमी काफ़ी दुखी था और काफ़ी तानाशाही और निरंकुश सरकार हो गई थी उस समय। उसकी जीवंत अभिव्यक्ति हमें इनकी गज़लों में देखने को मिलती है। दुष्यंत कुमार ने बहुत कम समय में लोकप्रियता प्राप्त कर ली, जो हर किसी को नहीं मिलती, किंतु नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे 30 दिसंबर 1975 को छीन लिया। उस समय वे केवल 42 वर्ष के थे। इस प्रकार हिंदी गज़ल का एक नक्षत्र हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। हिंदी साहित्य जगत में उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। दुष्यंत कुमार का कृतित्व देखते हैं कि उन्होंने इतने कम समय में क्या क्या कर दिखाया हिंदी साहित्य में। दुष्यंत कुमार जब हाई स्कूल के छात्र थे ना, तब से ही वे कविता की रचना करने लगे थे।
इन पर प्रारंभ से ही प्रसाद, पंत और अन्य छायावादी कवियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कच्ची पक्की कविताओं का एक हस्तलिखित संग्रह तैयार किया और उनके आदर्श कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। 1955 में हैदराबाद से प्रकाशित कल्पना पत्रिका में उनकी रचना छपी और उसके बाद तो प्रतीक, निकष, संकेत, नई कविता आदि पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन समय समय पर होता रहा। सन 1957 में इनका कविता संग्रह सूर्य का स्वागत प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित कविताओं को लेकर दुष्यंत को काफ़ी प्रशंसा मिली। सन 1963 में आवाज़ों के घेरे में कविता संग्रह, सन 1964 में एक कंठ विस्फाई काव्य नाटक व छोटे छोटे सवाल, ये उपन्यास उनके प्रकाशित हुए। 1970 में आंगन में एक वृक्ष उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ और सन 1973 में दुष्यंत जी का तीसरा कविता संग्रह जलते हुए वन का बसंत प्रकाशित हुआ और 1975 में इनकी अमर कृति, गैस करिए कौन सी है उनकी अमर कृति दुष्यंत कुमार की, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए। जिसने दुष्यंत कुमार को अमर कर दिया, जिसकी गजलें हमारे जुबान पर रखी रहती हैं, लिखिए लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी हाँ, साए में धूप गजल संग्रह का प्रकाशन 1975 में होता, जो इनका अंतिम गजल संग्रह था। इनके प्रमुख मुक्तक आज सड़कों पर लिखित है। मत कहो आकाश में, धूप के पांव, गुच्छे भर अमलता, सूर्य का स्वागत, कहीं पेंस की चादर, बाढ़ की संभावना, इस नदी की धार में हो गई है पीर, किसी रेल से गुजरती है, कहाँ तो तय था, कैसे मनेर, खंडर बचे हुए हैं जो शहतीर हैं, जिंदगानी का कोई उद्देश्य नहीं, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, आज सड़कों पर आग जलती रही, एक आशीर्वाद, आग जलनी चाहिए, मापदंड बदलो। इनके 3 उपन्यास हैं, छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष और दोहरी जिंदगी। इन्होंने एकांकी भी लिखा, इनके एकांकी का नाम है मन के कौन। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है, उस नाटक का नाम है और मसीहा मर गया, और जिसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। गज़ल, इनके 3 गज़ल संग्रह प्रकाशित हुए, साए में धूप, आदमी की पीर और आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ऐसे साहित्यकार थे जो कभी भी बनी बनाई लीक पर नहीं चले। नई कविता के कवि होते हुए भी उनमें नई कविता की प्रवृत्तियों से चिपके रहने का मोह नहीं रहा, तथा कविता में रूमानियत को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने, क्योंकि गज़ल जो है वो प्रेम की गीत माना जाता है, उसमें प्रेमी प्रेमिका का वार्तालाप, गज़ल का मतलब ही होता है प्रेमी प्रेमिका का वार्तालाप, तो उन्होंने गज़ल में रूमानियत को स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ ही साथ समसामयिक सामाजिक परिवेश और राजनीतिक छल छद्म, जो निरंकुश था, जो अत्याचार, जो शोषण हो रहा था, उसको लेकर वो लिखते रहे। इसी कारण इनके काव्य में कभी बनावटीपन और दिखावा की प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती। असमय निधन होने से इनका स्वर भले ही थम गया हो, परंतु इनका कृतित्व का अवदान अनुपम माना जाता है, उसकी कोई उपमा नहीं है। हमेशा अमर रहेंगे दुष्यंत कुमार हमारे हिंदी साहित्य में। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंड के रूप में किताब घर नई दिल्ली से इनके निधन के पश्चात प्रकाशित हुआ, जो कि इनके कवि व्यक्तित्व के कृतित्व का एक श्रेष्ठ परिचायक संग्रह है। दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं, और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि काव्यगत विशेषताओं को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, भावगत, विषयगत, विचारगत, कुछ भी कह लीजिए, और कलागत, कलागत कह लीजिए, शैलीगत कह लीजिए, शिल्पगत कह लीजिए, ठीक है। तो भावगत और विचारगत में तो उनके विचार, उनके भाव, उनका रस है ना, उनकी इस तरीके की अभिव्यक्ति आती है, और शैलीगत में उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका छंद, उनका अलंकार आता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दुष्यंत कुमार की भावगत विशेषताएं। सबसे पहले मैं कहूँगी कि दुष्यंत कुमार हिंदी गज़लों का शहंशाह रहा है। दुष्यंत कुमार को गज़ल लिखने की प्रेरणा शमशेर बहादुर सिंह से मिली। यद्यपि हिंदी में गज़ल विधा पर पहले भी कुछ कवियों ने अपनी लेखनी चलाई थी, परंतु दुष्यंत कुमार ने इस विधा को जो प्रखरता, जो संवेदना एवं परिवर्तनकारी लोक जागरण की भंगिमा प्रदान की, वह अपने आप में एक अनोखी थी। उसके पहले किसी और कवि ने हिंदी में गज़ल को इतने तीखे तेवर नहीं दिए थे, इतने अंदर तक छूने वाले तेवर नहीं दिए थे। इनकी दूसरी जो विषयगत विशेषता है वो है प्रशासन की भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर चोट। दुष्यंत कुमार देख ही नहीं सकते थे, जहाँ भी कुछ अवांछित होता था, जहाँ भी कुछ गैर कानूनी होता था, जहाँ भी जनता के विरुद्ध होता था, गलत होता था, वो चुप बैठ ही नहीं सकते थे। वो
उस पर चोट करती हुई कोई ना कोई कविता फेंकी दिया करते थे। और कवि का ये जीवन का सारांश ही यही है कि वो अपने कृतित्व के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दिखाए, और उनको नई दिशा दिखाने का यही उनका एक तरीका था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बेबाक व्यंग्य किए हैं। वे कहते हैं, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटने तक सना है। देखा, भ्रष्टाचार मतलब हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सामाजिक और परिस्थितियों पर कटाक्ष, उन्होंने केवल राजनीति और प्रशासन पे ही कटाक्ष नहीं किए, उन्होंने समाज में जो व्यक्ति की मनोवृत्ति बन गई है ना, उस पे भी तीखे व्यंग्य किए। कवि ने दोहरी प्रवृत्ति के लोगों की निंदा की है। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं के लिए व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया है, तथा वे सामाजिक परिस्थितियों पर भी अपनी लेखनी निरंतर चलाते रहे। समाज में पनप रही संवेदनहीनता, किसी को किसी से जैसे कोई मतलब नहीं है, और मानवीय संवेदनाओं के पतन पर वे कहते हैं कि शहर में कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं खिड़कियां। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं रहा है। दुष्यंत कुमार आम आदमी के कवि हैं, ये इनकी नेक्स्ट विशेषता है इनकी। वास्तव में दुष्यंत कुमार आम आदमी के कवि हैं। उन्होंने किसी राजा महाराजा बड़े लोगों के बारे में कविताएं नहीं लिखी हैं। कवि ने जलते हुए वन के बसंत संग्रह की कविताओं में आम आदमी की बेचैनी, उसकी वेदना, उसके संबंधों के खोखलेपन को, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का जो पराभव हो गया था, उन स्थितियों का चित्रण किया है। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा को अपनी गजल में स्थान दिया। उनके दुखों की उनके जो दुख थे, वेदना थी, उसको बहुत गहराई से अनुभव किया दुष्यंत कुमार ने। वह कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। वे एक ऐसी कल्पना की समाज करते थे जिसमें कोई भी व्यक्ति अभाव में ना रहे। किंतु उस समय देश में गरीबी थी, लोग अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हें भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था। इन परिस्थितियों से दुष्यंत कुमार करहा उठते थे और कह उठते थे कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। दुष्यंत कुमार का मुंह भंग हो गया था। आजादी से पहले ऐसा लगता था कि बस आजाद हो जाएं, सब कुछ बदल जाएगा, सारी पूरे भारत का बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। लेकिन अब तो आज़ादी को इतने दिन बीत गए, कहाँ तो हम कह रहे थे पूरे देश का विकास कर देंगे, कहाँ यहाँ एक व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। व्यापक काव्य चेतना उनकी कविता में हमें देखने को मिलती है। प्रयोगवादी और नए कवियों की संकीर्ण सीमाओं से उलझकर रह जाना दुष्यंत कुमार को स्वीकार नहीं था। उनकी चेतना अपने युग, समाज और राष्ट्र की विभिन्न स्थितियों को पूरी सजीवता के साथ अपनी गजलों में वर्णित करती है। वो लिखते हैं, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। उनकी कविता में निष्क्रियता और व्यवस्था पर व्यंग्य है, जबरदस्त व्यंग्य है। उन्होंने जनता की निष्क्रियता को त्यागने की प्रेरणा दी कि जनता निष्क्रिय ना रहे, जागरूक बने, तभी वो व्यवस्था से कि जो चुनौतियां मिल रही हैं उनका सामना कर पाएगी। दुष्यंत कुमार को यह स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जनता झूठे आश्वासन देने वाले नेताओं के भाषणों पर ताली बजाए, और वो नेता अपने अपने भाषण में झूठ बोलते रहे, और जो जनता है वो जैसे नेता चाहे वैसे ही चलती रहे। मतलब नेता के हिसाब से जनता घूमती रहे, उनकी कठपुतली बनी रहे। दुष्यंत कुमार को यह स्थिति बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने कहा, जिस तरह बजाओ इस सभा में हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। नेता आते हैं और उनको बजा के चल देते हैं। नेताओं द्वारा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और वो जो उल्लू सीधा करते हैं, अपना स्वार्थ साधते हैं, पर जनता के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो तनिक भी ध्यान नहीं देते, जरा सा भी कष्ट नहीं उठाते। इस बारे में वो कहते हैं, और क्या किया इन लोगों ने जो जीवन भर सभाओं में तालियां बजाते रहे, भूख की शिकायत नहीं की, थालों में सजे भाषण और प्रेस की कतरन में खाते रहे। मतलब हमें बस यही करना है, वास्तविकता में तो कुछ हो नहीं रहा है। उनकी कविता में हमको जिंजीविषा और संघर्ष का स्वर देखने को मिलता है। दुष्यंत कुमार की गजलों में राजनीतिक भ्रष्टाचार और आम जनता में व्याप्त निराशा एवं कुंठा आदि की बात करते हुए जिंजीविषा, संघर्ष करते रहने का भाव व्यक्त हुआ है। मानवीयता और पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हुए उन्होंने निम्न मध्यम वर्ग के जीवन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। देखिए क्या कहते हैं वो, रह रहे आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहावने हो जाएंगे। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, कल देखेंगे कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। उनकी कविता में हमको आस्था,
आशा और कर्मठता का स्वर दिखाई देता है। वे पलायनवादी नहीं है। इसके पहले जो अपन ने एक शेर पढ़ा था ना कि चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए, आपको लग रहा होगा वो पलायनवादी हैं। पलायनवादी नहीं है, वो समस्याओं से घबराते नहीं हैं और वो मुश्किलों से डरकर भागते नहीं हैं। उन्होंने परिस्थितियों के दबाव में पलायन को नहीं चुना। वो कहते हैं चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। भागना नहीं है बल्कि आग जलानी है। वे हर विपरीत परिस्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनका मानना था कि अगर साहस के साथ मुकाबला किया जाए तो कोई शक्ति आगे बढ़ने से हमें रोक नहीं सकती। वे कहते हैं कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दिया है तो कहने की सजा लो यारो। दुष्यंत कुमार के काव्य में आस्था विद्यमान है। वे जीवन के संघर्ष और आशंकाओं को पार कर आस्था बनाए रखने में विश्वास करते हैं। दुष्यंत मानते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और आस्था के संबल से ही संघर्षों से बाहर निकला जा सकता है। आस्था के साथ ही वे कर्म को महत्व देते हुए दृष्टांत कविता में अपने भाव व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि कुंठित शस्त्र भले ही हाथों में, लेकिन लड़ता हुआ मरूं मैं। क्या बात कही है दुष्यंत कुमार ने। कवि कहना चाहता है कि जिंदगी जिस रूप में मिली है हमें उसी रूप में इसको जीना है, उससे दूर नहीं भागना है। व्यक्ति वह है जो उज्जवल भविष्य के प्रति हमेशा आशावान रहे। उन्होंने अपनी गजल में कहा है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। उनकी कविताओं में हमको सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। दुष्यंत कुमार अपनी कविताओं को नकाब नहीं पहनाते हैं, वह तो अपनी गजलों में गहरी अनुभूति को व्यक्त करते हैं और जो उन्होंने समाज में देखा, अपनी आंखों देखी और अपने अनुभूत सत्य को उन्होंने अपनी गजलों में प्रकट किया। इसलिए उनका कथ्य इतना यथार्थ हो गया है। पाठकों को चौंका देना या उनसे वाहवाही लूट लेना, ये उनकी गजल और कविता का, उनके कर्म का उद्देश्य नहीं था। उनकी ये गजल का भाव देखिए क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोई